बेटा आज हम अभी नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। इस चैप्टर में इस बुक में इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली जैसे इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ रहे हो 11th और 12th में, इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच होते हैं, एक माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है ये। आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर बुक का नाम क्या है आपका, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स नहीं लिखा हुआ, इकोनॉमिक लिखा हुआ है। बेसिकली आप यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हो, आपके इंडिया की इकोनॉमी कैसे थी, कैसे हुई और क्या क्या स्ट्रेटेजी से बेहतर हो पाई। पढ़ने के पीछे जो मोटिव है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, इसके पीछे मोटिव ये है कि इन फ्यूचर अगर कभी आप जाके इसी फील्ड में जाते हो, इकोनॉमिक्स बनते हो, तो आपको ना हिस्ट्री पता हो अपने इकोनॉमिक्स की, कि आपके इंडियन इकोनॉमी ने किस क्या क्या फेस किया है, कैसे कैसे कौन कौन सी पॉलिसी से अपने आप को सुधारा है, ताकि आप जब इकोनॉमिक आपके हाथ में कोई एडवाइजरी आ जाए या फिर कभी कोई कंडीशन आ जाए तो आप उस चीज को इजीली फेस कर सको। तो ये है अपने सब्जेक्ट का नाम, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर से, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको यहाँ पे ये पढ़ना है कि आपके इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी, किस टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इसलिए पढ़ना है क्योंकि बेटा आपका इंडिया जो है ना, जो इंडिया है हमारा, इसमें हमेशा अपने ही तौर तरीके से ही आगे नहीं बढ़ा या अपने ही तौर तरीके से बर्बाद नहीं हुआ। इसके पीछे किसी और चीज का हाथ था। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ इसके सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसे थी और अगर बेकार थी तो क्यों बेकार थी, वो सब कुछ यहाँ पढ़ना है। लेकिन पढ़ने से पहले आप पहले क्या पढ़ेंगे, दो तीन डेफिनेशन पढ़ लो पहले। बेटा पहला क्या है यहाँ पे, कॉलोनियल रूल। क्या होता है कॉलोनियल रूल? ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन जहां दूसरी कंट्री एक कंट्री पे क्या करती है, रूल करती है। जो कंट्री रूल करती है उसे रूलिंग कंट्री कहते हैं, और जिस कंट्री पे रूल किया जाता है उसे कॉलोनी कंट्री कहते हैं। कैसे यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे, इट रेफर्स द सिस्टम बिटवीन टू कंट्री अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी। एक कंट्री रूलर होती है और एक कंट्री कॉलोनी होती है। रूलर वो कंट्री कहलाई जाती है जो रूल कर रही है, और कॉलोनी वो जिस कंट्री पे रूल किया जा रहा है। तो इंडिया कौन सी कंट्री हो गई बेटा, कॉलोनी। और ब्रिटेन कौन सा हो गया, ब्रिटेन था बेटा। ब्रिटेन आप हमारी कंट्री पे रूल कर रहा था उस टाइम पे। और हमारे इंडिया की जितनी भी पॉलिसी उस टाइम बनी हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो या कानून हो, कुछ भी हो, वो सब उन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा था। ठीक है। और लोग उस पर फॉलो भी कर रहे थे। चलिए एक और यहाँ पे इकोनॉमी लिखी हुई है, यहाँ पे कौन सी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ये कौन सी इकोनॉमी होती है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होता है बेटा? इकोनॉमी का मतलब पता है आपको, 11 बताया गया था इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब एक सिस्टम जहां लोग कमाते हैं अपनी अर्निंग के लिए। ये रूम भी इकोनॉमी है, इंडिया भी इकोनॉमी है, गाजियाबाद भी इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ लोग कमाते हैं। ठीक है। ग्रोथ होती है फिर नहीं होती, वो सब देखते हैं बाद में। लेकिन इसका मतलब क्या है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ रेट बिल्कुल रुक चुकी है या बढ़ रही है तो काफी धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब क्या समझे आप, जो जो भी ऐसी कंट्री है जो इसकी ग्रोथ रेट क्या हो, काफी स्लो रेट से बढ़ रही है या फिर रुक चुकी है अपने डेवलपमेंट पाथ पर, उसे हम कौन सी इकोनॉमी कहते हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। बेटा 1947 में इंडिया को हम क्या कह सकते थे, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, क्योंकि क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी, काफी अपने डेवलपमेंट पाथ पे काफी स्लो ग्रो कर रही थी, काफी स्लो। उसके पीछे कई सारे रीजन है। अच्छा अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं क्या, प्री कॉलोनियल पीरियड। इसका मतलब क्या है, फिर ऑफिशियली अगर बात करूं तो हम कहते हैं, कहीं भी सुना होगा कि 200 साल राज किया ब्रिटेन ने हमारे देश में। वो 200 साल भी है, लेकिन ऑफिशियली वो 190 ईयर है। 190 ईयर। 190 ईयर कौन कौन से हैं, 190 ईयर कौन कौन से हैं, ए 1757 से, चलिए बेटा 1757 से 1947। ठीक है, ये हमारा कॉलोनियल पीरियड है। कॉलोनियल पीरियड मतलब जिस पीरियड में उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया था। ठीक है। 190 साल ऑफिशियल है, हालांकि उससे पहले वो यहाँ आके रूल करना शुरू कर दिया था। पर मतलब एक वॉर हुआ था, प्लासी वॉर, उसमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि 1757 से लेकर
से स्टार्ट हो गया था उनका हमारे पूरे कंट्री पे रूल करना। पर हम ये जो बात पढ़ रहे हैं प्री कॉलोनियल पीरियड, वो इससे भी पहले की बात पढ़ रहे हैं। मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट का रूल करने से पहले की बात पढ़ रहे हैं कि आखिर उनके आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी, जिससे आप ना कंपेयर कर पाओगे कि हाँ उनके आने के बाद काफी कुछ बदल गया। ठीक है, तो ऐसी मतलब इसमें क्या क्या खासियत थी हमारे इंडिया की उनके आने से पहले, तो आप देख सकते हो पहली थी हमारी कौन सी इकोनॉमी, एग्रीगेट इकोनॉमी। बेटा इस एक इकोनॉमी को अगर हम एग्रीगेट इकोनॉमी कह रहे हैं तो इसके पीछे ना एक रीजन होता है। क्या? उसके पीछे एक रीजन होता है कि जहां मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किस पे एंगेज हो, एग्रीकल्चर में। तो लिखा हुआ है बेटा, एग्रीकल्चर वर द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसमें अराउंड कितने लोग, 85% पॉपुलेशन के। बेटा उस टाइम पे प्री कॉलोनियल पीरियड, मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1757 से पहली बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे पॉपुलेशन का कितने, 85% लोग किस पे एंगेज थे, एग्रीकल्चर में। ठीक है, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे लोग इसी पे डिपेंड थे। ठीक है, इसी पे ही डिपेंड हुआ करते हैं, और किसी और बाकी जो बचे हुए हैं वो किस पे डिपेंड हुआ होंगे पता है, हैंडीक्राफ्ट में। ठीक है, क्योंकि और कोई इंडस्ट्री थी नहीं हमारे देश में, यही दो काम होते थे, हाथों से कुछ बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, और दूसरा किस पे है एंगेज, एग्रीकल्चर में। इसके अलावा कोई बंदा किसी में कुछ काम नहीं कर रहा। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक घर में कुछ लोग कमा रहे हैं पर किसी के घर में जाके कमा रहे हैं, तो किसी के घर में जाके क्या करते होंगे, वो एग्रीकल्चर में जाके काम करते होंगे, किसी के बड़े किसान के यहाँ, जमींदार के यहाँ, या फिर उसके घर में नौकरशाही की तरह काम कर रहे होंगे, कुछ नौकर की तरह काम कर रहे होंगे, है ना। पर यही सोर्स मेन क्या है, एग्रीकल्चर। इसलिए उस टाइम पे इकोनॉमी क्या कहते थे, एग्रीगेट इकोनॉमी कहते थे। बेटा एक और चीज, अपने इंडिया को हम क्या कहते थे, सेल्फ कंजप्शन इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जो दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी इकोनॉमी जो भी उगा रही है एग्रीकल्चर में, जो भी उगा रही है वो सिर्फ किसके लिए उगा रही है, अपने लिए उगा रही है, सेल्फ कंजप्शन। लेकिन क्या पूरी तरह किसान अपने लिए ही उगा रहा है? मान लो उसे 100 क्विंटल उगाया, क्या 100 क्विंटल सिर्फ अपने लिए उगाया? नहीं बेटा, अपनी याद है बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहां वो कुछ प्रोडक्ट मार्केट में लग जाता है, अपने उगाया हुआ प्रोडक्ट, है ना, और क्या लेके आता है बदले में, क्या लेके आता है, कोई गुड्स ही लेके आता है ना। अच्छा, सामने वाला अगर उसे बर्तन दे रहा है या कपड़े दे रहा है या कोई भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट दे रहा है, तो बताओ उसने किसके लिए उगाया था, जो भी उगाया था उसने एग्रीकल्चर में, किस लिए, अपने लिए, और उस आर्टिशन के लिए उगाया था ना, आर्टिशन बोलते हैं हैंडीक्राफ्टर को। तो वही यहाँ पे लिखा है बेटा कि जो भी उगाया गया वो अपने लिए भी उगाया गया, साथ साथ विलेज आर्टिशंस के लिए उगाया गया। ठीक है, तो सिर्फ सेल्फ कंजप्शन कहना गलत होगा, पर मेनली उनका फोकस था कि अपने लिए, और थोड़ा बहुत किसके लिए, आर्टिशन के लिए, क्योंकि उनसे हम क्या, ठीक है, ताकि उनसे हम कुछ ना कुछ एज अ बारस्टम ले सकें। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। तो बेटा एक ही इंडस्ट्री हुआ करती थी उस टाइम पे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफी फेमस हुआ करता था, इंडिया में तो फेमस था ही, साथ साथ बाहर भी फेमस था। अब आपको लग रहा होगा कि हम ट्रेडिंग नहीं करते होंगे बाहर कंट्री से, करते थे बेटा, ट्रेडिंग करते थे जब भी तो वो हमारे देश में आए। ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के जो जनरल थे या भी जो भी थे, वो पहले इंडिया में कैसे आए, वो कोई प्रोडक्ट बेचने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी, नाम था कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अपने प्रोडक्ट को बेचने आए थे, क्यों, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग करते थे दूसरे कंट्री से, और ट्रेडिंग जब करते थे तो बदले में पैसे नहीं लेते थे, बदले में कोई ना कोई गुड्स और सर्विस ले लेते हैं, सर्विस तो लेते हैं, गुड्स ले लेते हैं, गुड्स मतलब सोने चांदी सिक्के ले लिए या कोई सामान ले लिया ऐसे। ठीक है, तो ट्रेडिंग हम करते थे। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम फेमस थे, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि यूरोपियन कंट्री और नेबरिंग कंट्री में भी हम फेमस हुआ करते थे, तभी तो ट्रेडिंग होती थी उस टाइम उस कंट्री से भी हमारी। तो यहाँ पे लिखा है बेटा किस किस फील्ड में फेमस थे हम, कॉटन में, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल और प्रीशियस स्टोन वर्क। इसका मतलब होता है, आपने देखा होगा पुराने बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं जहाँ पहाड़ों को काट काट के मंदिर बना दिया गया, काफी बारीक बारीक काम होते हैं, वो सब पुराने आर्टिशियन ने करा है, वो सब क्या है, वो सब क्या है, स्टोन वर्क है। और स्टोन वर्क यहाँ पे भी होता ही होता था, बाहर प्लस बाहर भी प्रोडक्ट मतलब मूर्तियां जाती थी यहाँ से, जो कि बाहर है, अभी भी है। चलिए, और एक चीज क्या है यहाँ पे बेटा, वही बताया था मैंने, ट्रेडिंग करते थे हम किससे, अपनी नेबरिंग कंट्री से और यूरोपियन कंट्री से। तो अगर क्वेश्चन में आए कि प्री कॉलोनियल पीरियड के क्या क्या फीचर्स है, इंडिया के कुछ फीचर्स बताओ प्री कॉलोनियल पीरियड में, तो आप बोलोगे एग्री इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी, एग्री इकोनॉमी। उसके बाद सेल्फ कंजप्शन, उसमें ये था कि हम अपने लिए उगाते थे और आर्टिशन के लिए उगाते थे। उसके बाद आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काफी फेमस बता सकते हो, है ना, किस फील्ड में,
सिल्क में, टेक्सटाइल में और स्टोन वर्क में, है ना। उसके बाद आप बता सकते हो कि हम ट्रेडिंग भी करते थे दूसरे कंट्री से, अपने यूरोपियन कंट्री से और नेबरिंग कंट्री से, ठीक है। क्या मॉडर्न शिप तो नहीं थे, पर ट्रेडिंग, अच्छा उस टाइम पे वो लोग आए भी क्या शिप से तो आए होंगे, है ना। वो तो था ही नहीं हमारे पास कंट्री में, तो सब ये वाटर शिप से आते थे, ठीक है। चलिए बेटा, अब बात करते हैं, अच्छा एक और इकोनॉमी कहते हैं हमारे इकोनॉमी को, कौन सी, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट, या ये तीनों का मतलब एक ही है, सेल्फ रिलायंस, मतलब अपने ऊपर निर्भर। हमारे उस टाइम पे हमारे लोग किसी चीज की डिमांड नहीं करते थे, जब डिमांड नहीं होती थी तो हम किसी किसी कंट्री पे डिपेंडेंसी हमारी नहीं थी, तो लोग अपने पे ही डिपेंड थे, सिर्फ खाना उगाते थे, मतलब फूड उगाते थे और उसे खा के जी लेते थे, धोती कपड़ा मिल जाता था समय समय पर, उसी में खुश थे, ना कि हमें कोई फोन चाहिए, ना टैबलेट, ना कोई दूसरे यंत्र जिससे हम दूसरे कंट्री पे डिपेंड हो। तो वो तो बाहर के लोग यहाँ पे आए, उन्होंने बोला देखो पैंट शर्ट भी कोई चीज होती है, देखो चम्मच प्लेट भी कोई चीज होती है, तो उनको देखकर हमने अपनी डिमांड चेंज करी, है ना। नहीं तो हम तो धोती कपड़े में खुश थे, ठीक है, और पहिए घुमाते थे खेलने के लिए। तो ठीक है, ऐसी इकोनॉमी क्या बोलेंगे हम, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट। चलिए बेटा, अब बात करते हैं, अगर मैं इस वीडियो चला दूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, सच में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आ जाता है उसमें, नहीं कर सकता, फिर बहुत जीवी की हो जाती है, वो नहीं, मोबाइल से नहीं हो पाता बहुत। चलिए बेटा, अब आते हैं हम मेन टॉपिक जिसका नाम क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन बात कब की होगी अब, अच्छा अभी आप ये देखा आपने पीछे टॉपिक में, एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमने वर्ड बोला था, उसे हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्यों कहा, क्योंकि 85% पॉपुलेशन किस पे एंगेज थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। अब बात 190 की बात आ गई है, 190 साल की बात हो गई है, क्योंकि अब कहाँ आ चुके हैं, इंडिपेंडेंस टाइम आ चुके हैं, 1947 की बात हो रही है ना। अब 1947 में एग्रीकल्चर की बात होने वाली है, तो क्या सेल्फ कंजप्शन, मतलब इतनी अच्छी खासी प्रोडक्शन थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था एग्रीकल्चर में, इतने लोग इंगेज होने के बावजूद भी नहीं। सुनो बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह बेकार हो चुका था इस 190 साल में, बहुत ही बेकार हो चुका था, मतलब हालांकि पहले इतना अच्छा था नहीं, लेकिन उसको और बेकार किया गया। किसने किया, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने किया, ब्रिटेन जो भी हमारा रूल कर रहे थे उन्होंने किया। कैसे किया वो सब बातें यहाँ होने वाली है। चलिए, तो बेटा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 85% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, तो काफी अच्छी खासी प्रोडक्शन होनी चाहिए ना, फिर भी इतनी अच्छी खासी प्रोडक्शन हो नहीं पा रही थी, लोग इवन अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए भी उनको सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था। मतलब जो लोग इंडिया में हैं, इंडियन पीपल्स को जितना भी देश में उग रहा है वो उनको भी कम पड़ रहा है। बेटा आप ये समझो कि आज जमीनें कम है पहले से, हाँ है ना, या अभी ज्यादा जमीन है पहले से, जमीन कम है, लोग ज्यादा, उस टाइम पे 20-30 करोड़ लोग थे, आज 150 करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में, और आज उस कम जमीन में इतनी प्रोडक्शन होती है कि सबको मिलता भी है और वह बाहर ही बेचते हैं। पर उस टाइम पे ज्यादा जमीन होने के बावजूद भी प्रोडक्शन इतनी कम होती थी कि वो 30 करोड़ लोग या 20 करोड़ लोग को भी कम पड़ता था। तो ऐसे क्या कारण है कि कम पड़ता था, वो सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और वही बात लिखिए बेटा कि 85% लोग इंगेज थे, फिर भी प्रोडक्शन इतनी होती नहीं थी कि वो सेल्फ कंजप्शन के लिए भी उनके उनके पास सफिशिएंट रहे। अब क्या रीजन है उसके पीछे, आओ बेटा, सबसे पहला रीजन, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है बेटा, सुनो ये क्वेश्चन आता है, रीजन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, इंडियन एग्रीकल्चर के स्लो ग्रोथ में या ग्रोथ ना होने में क्या रीजन था। पहले रीजन बताओ क्या लिखा बेटा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसे हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं और जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जमींदार का ही रोल होता है। आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह ही मैंने यहाँ पे पिक्चराइज किया है बेटा, ये है किसान, ये है जमींदार लाला, ठीक है, और ये कौन है, ब्रिटेन का कोई जनरल या रूल बनाने वाला। सुनो बेटा ध्यान से, हेलो बेटा, इन्होंने ना, ये जो ब्रिटेन के बंदे थे उस टाइम पे, इन्होंने एक रूल निकाला कि हम किसानों से क्या लेंगे, लगान लेंगे। जो पीछे क्लिप मैंने स्किप कर दी है उसमें वही बताया गया था, पर स्किप कर दे क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, ठीक है, फिर हम अपलोड करते और फिर वो स्कैन करके बंद कर देता। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली कि हम क्या लेंगे, किसान से लगान लेंगे।
लगान इस आज के टाइम पे बोलते हैं टैक्स। क्या बोलते हैं? टैक्स। अब ये काम ये डायरेक्टली नहीं कर सकते किसानों से, क्योंकि किसान ज्यादा थे और ये काफी कम। तो इन्होंने क्या करा, गांव के किसी बड़े पर्सन जिसे हम कहते थे जमींदार, उनको ये काम अलॉट कर दिया। ठीक है। और जमींदार एक नहीं होते थे, दो तीन तो होते ही थे किसी किसी गांव में। ठीक है। पर इन्होंने किसी एक जमींदार को एक काम दिया कि आपको ये काम काम करना है कि सभी किसानों से क्या लेना है, लगान लेना है, और लगान लेकर हमें देना है। अब एक बात बताओ बेटा, लगान तो वो लेगा ही लेगा, अब इसको काम दे दिया गया है, लेकिन इसे ये भी पता है कि मेरे से किसान जमीन भी ले चुके हैं किराए पे। है ना? जमींदार इसे कहते थे जिस पर बहुत सारी जमीन होती थी, और छोटे छोटे किसान इनसे जमीन किराए पे लेते थे कि हमें 1 साल के लिए जमीन दे दीजिए, हम आपको क्या देंगे इसके बदले, रेंट देंगे, रेंट। अब क्या हुआ कि अब जमींदार ने इनसे दो चीजें ली। अब क्या किया, लगान तो लिया लिया, टैक्स तो लिया लिया, साथ साथ रेंट भी लिया। अब ये अमाउंट इतनी ज्यादा थी, क्योंकि इसको पता है कि अगर मुझे उसको देना है कुछ क्वांटिटी में, तो मुझे ज्यादा क्वांटिटी इनसे लेनी पड़ेगी, ताकि मेरा भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो ये ज्यादा अमाउंट में इनसे कलेक्ट करता था, और थोड़ा बहुत अपने पास रख के बाकी सारा किसको ट्रांसफर करता था, ब्रिटेन को, मतलब इनके जो भी जनरल वाले थे उनको ट्रांसफर करता था। अब इसमें लॉस ज्यादा किसका हो रहा था, किसान का। और किस अगर अगर तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें लॉस होगा तो तुम आगे अपने बिजनेस को इतना बढ़ा नहीं पाओगे। तो सेम वही चीज लिखा है कि एग्रीकल्चर के स्टाइलिंग के पीछे ये सिस्टम चल रहा था। पहला सिस्टम कौन सा सिस्टम है, लैंड डिविडेंड सिस्टम। और यही बात लिखी है, द जमींदारी सिस्टम वाज वन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जमींदार वर द ऑनर ऑफ द लैंड, जमीन का मालिक भी था वो, और यूज टू कलेक्ट rent from cultivator. Jamidar were also required to pay certain specified sum of revenue to the। अब जमींदार को भी एक बहुत बड़ी अमाउंट किसको पे करनी होती है, कॉलोनियल गवर्नमेंट को पे करनी होती है। अच्छा, डिस्पाइट यूजिंग एग्रीकल्चर लैंड एज अ सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, इनकम का सोर्स किस किस के लिए हो गया, इसके लिए भी और इनके लिए हो गया। अब आज की गवर्नमेंट को पता है कि अगर किसी सेक्टर से कमाई हो रही है ना, तो उस सेक्टर को डेवलपमेंट करना चाहिए। अब इनको पता है कि यहाँ से इनकम हो रही है, फिर भी इन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कुछ भी खास नहीं किया, और इसी तरह धीरे 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 एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से और ज्यादा बेकार हो गया। ठीक है बेटा, तो ये था आपका पहला रीजन किसका, एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट का, और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, आता ही एग्जाम में बार बार। ये कौन सा नाम क्या था इस रीजन का, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड डिविडेंड सिस्टम, और ये क्या है, जमींदारी सिस्टम। क्लियर। आइए दूसरे रीजन पे आते हैं। यहाँ भी छोटी सी क्लिप ला रखी है, फिर कॉपीराइट आ जाएगा, रहने देश की ब्रांड कर देते हैं। चलो, तो बेटा यहाँ पे आता है दूसरा पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, कमर्शलाइजेशन। बेटा कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है, हेलो, कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस करना। क्या करना, बिजनेस। अब बिजनेस का फायदा होता है, फायदा होगा ना। तो ये पर बिजनेस करने से किसानों को ही नुकसान हुआ, बिजनेस करने से किसानों को ही नुकसान हुआ। कैसे बेटा, पहले ना किसान अपने लिए उगाते थे, याद आया, अपने लिए और अपने आर्टिशंस के लिए। लेकिन वो क्या उगाते थे, वो पहले उगाते थे फूड क्रॉप। फूड क्रॉप होते हैं जिसे उगाया जाता है कंजप्शन के लिए, खाने के लिए। लेकिन बाद में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जबरदस्ती फोर्सली इनसे उगवाया कैश क्रॉप। कैश क्रॉप होता है जिसका बिजनेस किया जा सकता है। हालांकि आज गेहूं चावल फूड क्रॉप भी है और कैश क्रॉप भी है, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो सिर्फ कैश क्रॉप होते हैं, जैसे कॉटन, इंडिगो, है ना, कॉटन, इंडिगो। तो ये सब क्या होते हैं, कैश क्रॉप होते हैं जिसे खाया नहीं जाता, सिर्फ मार्केट में एज अ रॉ मटेरियल बेचा जाता है। आया ना। तो किस ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, कॉफी के बीज होते हैं, कभी तुमने बीज खाया सीधा, है ना। अच्छा, तो वो जाता है पहले कहाँ, है ना, चाय की जो पत्ती आती है, लीफ आती है ना, तो उसे चाय चबा लेगा क्या, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे दाने दाने में, फिर वो तेरे घर पर आता है ना। तो कहाँ होता है सारा वो, फैक्ट्री में। चलो बेटा, तो कमर्शलाइजेशन जहाँ एक अच्छी चीज होती है, पर कमर्शलाइजेशन से किसान का ही बेनिफिट नहीं हुआ, उनको नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उनसे जबरदस्ती क्या उगाया गया, कैश क्रॉप। इसके पीछे कारण ये है कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कैश क्रॉप इसलिए उगाया ताकि उनसे वो एज अ रॉ मटेरियल ले, और कहाँ बेचे हैं, अपने ब्रिटेन में। मतलब यहाँ से एज अ रॉ मटेरियल जाएगा और वहां से क्या बन के आएगा,
फिनिश गुड्स बन के आएगा, फाइनल गुड्स बन के आएगा, पता है ना, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो सही में आया। तो बेटा यहाँ पे ब्रिटेन ने एज अ किसानी, यहाँ पे किसान को एज अ सप्लायर बना दिया, एज अ रॉ मटेरियल का, ठीक है, रॉ मटेरियल का क्या बना दिया, सप्लायर। तो ये चीज ना, इससे क्या हुआ, जो भी पैसे वहां से आते थे, जो भी पैसे वहां से आते थे एज अ मिडिल मैन, जो बिचौली होते थे, उनकी वजह से उनको पैसे पूरे मिल नहीं पाते थे, ठीक है। और पैसे पूरे ना मिलने की वजह से बाद में सारी प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ता था, किसान को, क्योंकि उसके पास अब बचेगा नहीं कुछ, सरप्लस में कुछ बचेगा नहीं, जिससे वो अगले साल की प्रोडक्शन काफी कमी होगी, और ऐसे करते करते प्रोडक्शन आपकी हर साल की क्या हुई, कम कम होती चली गई। तो वही बेटा इसमें लिखा हुआ है, कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन द फॉर सेल्फ कंजप्शन, कि अपने कंजप्शन के अलावा मार्केट में जब बेचते हो तो उसे क्या कहते हैं, कमर्शियलाइजेशन कहते हैं। और इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए चीप सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल सस्ता रॉ मटेरियल को सप्लाई करने के लिए कॉलोनी गवर्नमेंट ने फोर्सली इंडियन फार्मर्स को क्या क्या बोला, क्या होगा, कमर्शियल क्रॉप होगा, इसको हम कैश क्रॉप भी कहते हैं। कौन सा, कैश क्रॉप भी कहते हैं। जैसे इंडिगो, टी, कॉफी, इंस्टेड ऑफ इसको उगाया गया किसकी जगह, फुल क्रॉप की जगह। और दिस हैज नॉट बीन हेल्पफुल टू इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ फार्मर बिकॉज ऑफ मिडिल मैन की वजह से ये चीज उनके लिए फायदेमंद हो नहीं पाई, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। तो ये थी आपकी दो प्रॉब्लम, दो रीजन किसके, इस एग्रीकल्चर के स्टैग्नेंट के पीछे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। अभी दो पॉइंट और आने वाले हैं, पर वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी जो पढ़ा दिए, ये तो खुद में आंसर है, लेकिन ये आंसर क्वेश्चन बन के आ जाता है कभी कभी, केस स्टडी में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं बन के आएगा कि हाँ स्टैग्नेंट था इकोनॉमी तो उसके पीछे रीजन बताओ, नहीं, वो इसी आंसर को ही किसी तरह केस स्टडी बना के आपके साथ प्रेजेंट कर सकता है और आपको इसको समझाना है। फिर समझ में आया, आंसर कहीं का बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बेटा, तो तीसरा रीजन क्या है, लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज। बेटा रिसोर्सेज की कमी। अब तुम ये बताओ, तुम एज अ किसान तुम्हारे पास एक तो तुम्हें लगान दे दिया, रेंट दे दिया, उसके बाद तुमसे क्या उगाया गया, कैश क्रॉप उगाया गया, उसमें भी तुम्हें पैसे पूरे नहीं मिल रहे, तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज तो अब कम हो ही गए नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो नेक्स्ट प्रोडक्शन जब रिसोर्सेज कम पड़ेंगे तो आपकी प्रोडक्शन ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम होनी ही होनी है। तो वही चीज लिखी है, आप एक बार पढ़ के देखो, ठीक है, वही चीज में लिखी है। बिकॉज द टीलर है, टीलर मतलब यहाँ पे कौन है बेटा, किराएदार, किसान को ही बोला गया यहाँ पे टीलर, कि वही तो था कि जब जमीन किराए पे लेता था तो टीलर को पे करना पड़ता था एक बहुत बड़ा अमाउंट, कैसा, रेंट भी और लगान भी। दे वर नॉट लेफ्ट एनी सरप्लस, बाद में उनके पास काफी कम पैसे बचते थे या बचते ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो अगली प्रोडक्शन उनके पास उनकी होती नहीं थी, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होती थी उनके पास। और बाद में जैसे फर्टिलाइजर की कमी हो गई, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसे ही नहीं है उनके पास, रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, तो ऐसे में या फिर दिस फर्दर लोअर द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हुई धीरे धीरे बाद में, क्योंकि ये सारे रीजन बन गए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है पता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब पता है क्या होता है, मान लो एक खेत का टुकड़ा है, मान लो 500 गज का एक खेत है, उस बीघे में होता है खेत, तो है ना, मान लो 1 एकड़ है, 1 एकड़ खेत है, उसमें मान लो 500 क्विंटल अनाज उग सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 500 क्विंटल अनाज उगाने की कैपेसिटी है, ठीक है। ले, लेकिन ठीक है, तो देख रहा हूँ अभी बताऊंगा, लेकिन वहां हो रहा है 300 क्विंटल, तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी कैसी है उसकी, काफी लो प्रोडक्टिविटी है, मतलब जितनी उसके अंदर क्षमता है वो उतनी कर नहीं पा रहा। अब उसके पीछे रीजन क्या है, रिसोर्सेज कमी है, या टेक्नोलॉजी कमी है, या पैसे की कमी है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन काफी लो थी उस टाइम पे। रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से प्रोडक्शन काफी कम है। और चौथा, इस सब का इफेक्ट इसमें पड़ जाता है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसमें वही है कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, लोग किस पे डिपेंड थे, मानसून पे डिपेंड हुआ करते थे, ये सब भी एक कारण बन जाता है प्रोडक्टिविटी के काफी कम होने का, ठीक है। बेटा अभी भी है, अभी है ऐसे किसान आज भी हैं, एक सेकेंड, आज भी ऐसे किसान हैं, देखो ये सही चल रहा है बेटा।
अभी हम थोड़ा शहरों की तरफ आ चुके हैं, इसलिए हमें पता नहीं है, लेकिन अभी भी रियलिटी जो इंडिया की है वो आज भी ऐसी दिखती है। ठीक है, ऐसे किसान आज भी हैं। ठीक है, और मैं आपको लेक्चर के बाद कुछ बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अभी क्योंकि तो क्लास लंबी हो जाएगी और जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलो, तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्टिविटी काफी कम है क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है किसान के पास, पानी फैसिलिटी नहीं है, प्रोडक्शन काफी लो है क्योंकि फर्टिलाइजर की कमी है या फर्टिलाइजर को उसको यूज करना नहीं आ पा रहा, मानसून पे डिपेंड है। ये सब कारण बन जाते हैं प्रोडक्टिविटी काफी लो होने के। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक कौन सा, एग्रीकल्चर सेक्टर। कब के टाइम की बात हो रही है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा सुनो एक बात ध्यान से, एग्रीकल्चर सेक्टर के टॉपिक आगे भी हैं, एक 1950 1990 भी है, एक अभी एग्रीकल्चर कौन सा पढ़ लिया हमने, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और एक पहले वाला एग्रीकल्चर इकोनॉमिक वाला क्वेश्चन जो था। तो एग्रीकल्चर का ना टॉपिक कई सारे हैं और अलग अलग समय की बात होगी, तो ध्यान रखना एग्जाम में कौन से टाइम का आंसर पूछ रहा है वो आपसे। कभी आपसे पूछा 1950 1990 का और आप बता दिए कौन सा, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस तरह से पढ़ के जाना कि आप बता सको कि कौन सा आंसर वो पूछ रहा है, किस समय का आंसर पूछ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।